ढेर सारी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें हैं आज आपके लिए। शुरुआत करेंगे जीडीपी नंबर्स के साथ। सरकार ने जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े जारी कर दिए हैं। वित्त वर्ष 2026 में शानदार ग्रोथ दर्ज की गई है और अनिश्चितता के बावजूद चौथी तिमाही के आंकड़े भी दमदार रहे हैं। जीडीपी के आंकड़ों पर सटीक विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर। अदिति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जीडीपी नंबर्स चाहे वो क्वार्टर 4 के लिए रहे हों या मैं बात करूं पूरे वित्त वर्ष के लिए, दोनों ही काफी इनकरेजिंग है, अबव एक्सपेक्टेशन है। आपको ये नंबर्स कैसे लगे? क्या आपकी भी उम्मीद में ये नंबर्स थे? थैंक यू। डेफिनेटली हमारी उम्मीद से बेहतर नंबर आया है Q4 का, जिसने पूरे साल का जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा जो है उसको ऊपर खींचा है। हमें लगा था कि जो वेस्ट एशिया क्राइसिस शुरू होने के बाद थोड़ा बहुत इम्पैक्ट Q4 के नंबर्स में भी आ जाएगा, लेकिन अगर आप देखें तो जो रिवाइज नंबर है Q3 का 8%, उससे सिर्फ 20 बेसिस पॉइंट्स गिर के 7.8% पे Q4 का नंबर आया है। तो डेफिनेटली हमारे एक्सपेक्टेशन से काफी बेहतर रहा। मेनली मैं कहूंगी दो सेक्टर हैं, दो सब सेक्टर आदर हैं जहां पे जो नंबर आया है वो हमारे एक्सपेक्टेशन से काफी ऊपर है। सर्विसेज सेक्टर में जो ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, और साथ ही साथ जो फिनेंस, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज वाला सब सेक्टर है। तो इन दोनों की वजह से मेनली जो एक्सपेक्टेशंस है उसके ऊपर का आंकड़ा आया है। ओवरऑल ऑब्वियसली बहुत इंकरेजिंग है दैट इकोनॉमी में काफी रिजिलियंस रही इन द फेस ऑफ द क्राइसिस। लेकिन बस थोड़ा तो जो पेन है वो तो अभी इस क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में आगे है। तो ये एक बहुत अच्छा स्पेस है फ्रॉम विच टू एड्रेस द क्राइसिस। तो जैसा आपने कहा कि अगले क्वार्टर्स में कुछ पेन हो सकता है, मेजॉरिटी में मार्च में ही जिस क्राइसिस की हम बात कर रहे हैं उसकी एक तरीके से वैसी शुरुआत हुई जो इम्पैक्ट डाले, तो यहां तक तो बहुत अच्छा रहा, बहुत इंकरेजिंग नंबर है। लेकिन आज आरबीआई ने भी अपनी पॉलिसी में कुछ अनुमान घटाया है, कम किया है। आपके हिसाब से अगले 2 क्वार्टर्स, करंट क्वार्टर और उसके बाद का क्वार्टर, किस तरह का इम्पैक्ट या कितना इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है? देखिए, मेरा ब्रॉड व्यू ये है कि स्पेशली जो करंट क्वार्टर है उसके अंदर काफी जो एंटिटीज हैं, कंपनीज हैं, उन्होंने वॉल्यूम को रिंग फेंस करने के लिए शायद मार्जिन्स पे हिट लिया होगा ताकि आपकी प्राइसेस ऊपर ना जाएं। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि स्पेशली जैसे करंट क्वार्टर है उसमें जीवीए ग्रोथ जो मार्जिन्स को लेके चलती है उसमें इम्पैक्ट ज्यादा आएगा और इन्फ्लेशन में इतना ज्यादा नहीं एंटर करेगा, पर्टिकुलरली बिकॉज जो पेट्रोल एंड डीजल के दाम है, पंप प्राइसेस हैं, उनको भी मई के सेकेंड हाफ से इंक्रीज किया गया है। तो जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है वो काफी बैक एंडेड है, और इन एनी केस मेरे हिसाब से जब तक आरएसपी हाइक नहीं हुई थी तो लॉट ऑफ कंपनीज उनकी यही कोशिश रही होगी कि वो मार्जिन पे हिट ले लें बाकी कमोडिटी प्राइसेस का। और इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी डेफिनेटली। जैसे जो मई का आंकड़ा अभी अगले हफ्ते आएगा वो हम 4% के आसपास देख रहे हैं, और जुलाई अगस्त का आंकड़ा तो हम 5% के ऊपर देख ही रहे हैं। लेकिन मेरे को लगता है इस क्वार्टर में ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन होगी मार्जिन की वजह से। ओके, थोड़ा सा असर यहाँ पे पड़ सकता है। एक चलते चलते सवाल मैम, और वो ये कि आपने कहा सर्विसेज बेटर देन एक्सपेक्टेड, इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स भी अच्छे रहे। तो जब मतलब देखिए बाकी भी परिस्थितियां कोई बहुत अच्छी नहीं थी, अगर मैं कि अकेले वेस्ट एशिया क्राइसिस को अलग भी कर दें, वैसे में ये सेक्टर इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर पाए? देखिए, थोड़ी कंजम्पशन रेजिलियंस तो है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग को अगर आप लेते हैं तो जब से जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन हुआ है तब से तो हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ओवरऑल वॉल्यूम्स अच्छे देख ही रहे हैं। तो वो आई एम नॉट सो सरप्राइज्ड। कंस्ट्रक्शन में भी जो इनपुट्स थे उससे लग रहा था कि नंबर काफी रीजनेबल आएगा। थोड़ा सा हमारे एक्सपेक्टेशन के ऊपर है, बट मैं उसको इतना सरप्राइजिंग नहीं कहूंगी। मुझे तो लगा कि जो सर्विसेज सेक्टर है वहां नंबर्स जो आए हैं वो हमारे एक्सपेक्टेशन के ऊपर हैं। फॉर इंस्टेंस मार्च में जब एलपीजी की अवेलेबिलिटी पे बहुत इश्यू चल रही थी तब ऐसे लग रहा था कि काफी जो इनफॉर्मल सेक्टर में रेस्टोरेंट्स हैं एटसेट्रा उनका काफी इम्पैक्ट होगा। अब हो सकता है कि अभी जो हमारे पास डेटा आया है Q4 का वो लार्जली अभी जो लिस्टेड स्पेस है या ज्यादा फॉर्मल स्पेस है उसके डेटा को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हो सकता है कि जब इनफॉर्मल सेक्टर का ज्यादा डेटा आगे जाके आए
तो शायद थोड़ा सा हल्का डाउनवर्ड रिविजन भी हो सकता है, एटलीस्ट ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में, बिकॉज मेरे को लगता है वहां पे थोड़ा इनफॉर्मल सेक्टर का वेट भी होगा। चीज मैम कि प्राइवेट कंजम्पशन ग्रोथ अच्छी रही है, इससे क्या हम संकेत ले सकते हैं? देखिए, प्राइवेट कंजम्पशन ग्रोथ तो पिछले साल हर क्वार्टर में ही अच्छी रही है। जब से इनकम टैक्स में रिलीफ अनाउंस हुई थी, उसके बाद हमारे को रेट कट्स भी आ गए, साथ ही साथ फिर जीएसटी का भी रैशनलाइजेशन हो गया। तो जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ग्रोथ है, वो तो एक्सपेक्टेडली इट हैज डन वेल। आई थिंक मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ, जैसे कि जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की ग्रोथ है, वो शायद Q4 में सीरीज हाई पे है, 10.8% है मेरे ख्याल से। अब ये अगेन मुझे थोड़ा सा खटक रहा है, जैसे कि अगर हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो हमारे पास प्रोविजनल एक्चुअल्स अभी आए हैं, मंथली डेटा जो आता है सीएजी से, सीजीए से, उसमें फॉर इंस्टेंस Q4 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैपेक्स में 23% कॉन्ट्रैक्शन है वाई वाई टर्म्स में। तो ये थोड़ा एक अनबन है इन दोनों डेटा पॉइंट्स में। तो थोड़ा अभी हमको और स्टडी करना पड़ेगा कि जैसे प्राइवेट कैपेक्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो हमें नहीं लगा था कि Q4 में होगा, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैपेक्स को की कॉन्ट्रैक्शन के बावजूद भी डबल डिजिट ग्रोथ जीएफसीएफ में आ जाए। तो थोड़ा अभी हमको नंबर्स में और जांचना पड़ेगा कि ये रेजिलियंस कहाँ से आ रही है। बहुत शुक्रिया अदिति फिलहाल, लेकिन अच्छे नंबर्स, और अदिति ने उनका विश्लेषण करके बताया कि नंबर्स के मतलब क्या है और एग्जैक्टली ग्रोथ आई कहां से और आगे क्या चैलेंज होंगे। थैंक यू वेरी मच अदिति। आगे बढ़ते हैं। विदेशी निवेश बढ़ाने के मकसद से सरकार और आरबीआई ने मिलकर कई बड़े कदम उठाए हैं। ये भी आज की वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज रही। सरकार ने अध्यादेश जारी करके एफआईआईज को सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश पर कैपिटल गेन्स में छूट दी है। वहीं एनआरआईज के लिए निवेश की सीमा और एफएआर रूट का दायरा बढ़ाकर और भी बड़ा संकेत दिया गया है। सरकार और आरबीआई के बड़े फैसलों पर थोड़ा और बातचीत करते हैं। हम रुक करेंगे अपने इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय का। राइट, तो लक्ष्मण, दो तीन अहम सवाल यहां पर होंगे। पहला तो ये कि सरकार ने सरकारी बॉन्ड्स पे टैक्स को लेकर एफआईआईज को जो राहत दी है, इसका क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा? कितनी बड़ी है ये राहत और हमें किस तरीके से फायदा पहुंचाएगी? देखिए, दरअसल इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि सरकार को जब पैसा जुटाना होता है तो सरकार सरकारी बॉन्ड जारी करती है। जैसे हम लोग फिक्स डिपॉजिट होता है, वैसे सरकार बॉन्ड जारी करती है, उसमें अलग अलग लोग पैसा लगाते हैं। तो जो विदेशी निवेशक पैसा लगाते हैं, तो उन विदेशी निवेशकों को इन सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाने पर जो आमदनी होती है उसमें टैक्स में राहत दी है। दरअसल होता क्या है कि जब विदेशी निवेशक पैसा लगाते हैं तो उनको एक तय मात्रा में तय परसेंटेज का ब्याज मिलता है। तो सरकार उस ब्याज पर टैक्स लेती थी। अब सरकार ने कहा कि हम कोई ब्याज पर टैक्स नहीं लेंगे। ब्याज के अलावा उनको कैपिटल गेन्स होता था, क्योंकि सरकारी बॉन्ड की कीमत बढ़ती थी तो उनको गेन होता था। जैसे शेयर में पैसा लगाते हैं, शेयर की कीमत बढ़ती है तो गेन होता है। तो वैसे ही जब गेन होता था सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाने पर एफआईआईज को, तो सरकार ने कहा उस गेन पर भी हम आपसे कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स या कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लेंगे। इतना ही नहीं, सरकार 20% का विदहोल्डिंग टैक्स लेती थी। विदहोल्डिंग टैक्स कुछ वैसा ही जैसा टीडीएस होता है एडवांस टैक्स के तौर पे, तो सरकार ने कहा हम विदहोल्डिंग टैक्स भी नहीं लेंगे। यानी सरकारी बॉन्ड में विदेशी निवेशक जब पैसा लगाएंगे तो ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कैपिटल गेन्स पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और विदहोल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये आज से लागू नहीं हुआ है। अध्यादेश तो आज से जारी हुआ है, लेकिन लागू आज से नहीं हुआ, ये 1 महीने पहले से लागू हो गया है, यानी 1 अप्रैल से लागू हो गया है। 1 अप्रैल से जो भी विदेशी निवेशकों पर ब्याज बनता है, जो उनको गेन्स बन रहा है सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाने की वजह से, उस पर उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा। और अब नया पैसा लगाएंगे तो जाहिर तौर पर नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया विदेशी निवेशकों को बनाए रखने के लिए, विदेशी निवेशकों को सरकारी बॉन्ड में और ज्यादा आकर्षित करने के लिए। एक और चीज, इसमें बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट एक व्यवस्था होती है, जिसमें यानी सरकारी बॉन्ड में निवेश करने पर जिसको बीआईएस कहते हैं, उस पर भी इसी तरह के तमाम टैक्स छूट देने का सरकार ने फैसला लिया है। ओके, ठीक है। इसके अलावा लक्ष्मण, एफएआर रूट में दायरा बढ़ाना, एनआरआईज निवेश की सीमा को बढ़ाना, इन कदमों का क्या फायदा होगा?
देखिए, दरअसल ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। आपके नाते रिश्तेदार, पूर्वज या जान पहचान वाले लोग हो तो उनको ही बता दीजिएगा। वो लोग भारत के शेयर बाजार में पीएमएस के जरिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के जरिए वो पैसा लगाते थे। वो पैसा लगाने की सीमा जो थी, उस सरकार ने सीमा बढ़ाने का फैसला लिया है। पहले 5% सीमा थी, उसे बढ़ा करके 10% करने का फैसला लिया है। और टोटल इन्वेस्टमेंट जो है उनका जो भी होगा अलग अलग टूल्स में, वो 10% होता था, उसे बढ़ा करके 24% करने का फैसला लिया है। इसका ही मकसद है विदेश से पैसा यहाँ पर ज्यादा है। इन सब के अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो एफपीआई विदेशी निवेशक पैसा लगाते हैं, उसके नियमों को काफी ज्यादा आसान किया गया है। 15 साल, 30 साल, 40 साल वाले बॉन्ड को भी इसमें फुल्ली एक्सेसिबल रूट यानी एफएआर के तहत शामिल कर लिया गया है। और भी कई सारे नियम आसान किए गए हैं ताकि एफपीआई ज्यादा आसानी से, ज्यादा संख्या में, ज्यादा मात्रा में पैसा भारत में लगा सके। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि सरकार के इन कदमों से किस तरीके का फायदा होने वाला है। एफआईआईज क्या अब इस पर रुख अपनाएंगे और भारत को कैसे यहाँ पर अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इधर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज मॉनेटरी पॉलिसी भी जारी की। आरबीआई के दरों में वैसे तो कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट 5.25% पर बरकरार है। वहीं एमपीसी का रुख भी न्यूट्रल ही है। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में ग्रोथ का अनुमान जरूर घटाया है, जबकि महंगाई का अनुमान बढ़ा दिया है। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में क्या कहा है, पूरी डिटेल्स एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष वर्मा। जो आपने कहा वही थी, उसी को एक्सपैंड कर देता हूं। एक्चुअली जैसी परिस्थितियां हैं उस लिहाज से जो कर सकता था आरबीआई, जो एक्सपेक्टेड था, हूबहू वैसे ही आरबीआई ने स्टेप्स उठाए। कोई पैनिक बटन पुश नहीं किया, प्रेस नहीं किया। एक्सपेक्टेड था कि इस बार ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, 5% पे रेपो रेट बरकरार रखी जाएगी, जैसे पिछली 2 पॉलिसीज में भी हो रहा था। तो थर्ड पॉलिसी स्टेटस को पॉलिसी आपकी स्क्रीन पे, और यूनानिमसली 6 के 6 मेंबर्स ने वोट करा स्टेटस को की तरफ। दूसरी बात स्टैंड्स को लेकर थी, और ये बात कर ही रहे थे हम लोग पिछले कुछ दिनों से कि ना दरों में छेड़छाड़ होगी, ना स्टैंड्स में कोई बदलाव होगा, वो न्यूट्रल का रुख कायम नजर आएगा। लेकिन हां, वो मैक्रो इकोनॉमिक मैथ देखते हुए आरबीआई का ओवरऑल टोन और वो जो स्ट्रक्चरल रिविजन्स करें, उसको देखकर आप इस पॉलिसी को कह सकते हो एक हॉकिश होल्ड है ये पॉलिसी। दरअसल आरबीआई ने करा क्या, उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करा कि ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस और सप्लाई चेन के डिस्ट्रप्शन सबसे बड़ी चुनौती हैं। जीडीपी के ग्रोथ अनुमान जो पूरे फाइनेंशियल ईयर FY 27 के लिए पहले 6.9% पे थे, रिड्यूस करके 6.6% पे ले आए। और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन के प्रोजेक्शंस बढ़ा दिए गए, वार्न करते हुए कि अपर टॉलरेंस बैंड की तरफ जाएगा, जो कि 5 से 6% का है। तो 4.6% से बढ़ के 5.1% का इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन होता हुआ नजर आएगा। वैसे ये दोनों एक्सपेक्टेड थे कि ग्रोथ प्रोजेक्शंस रिड्यूस हो होंगे, इन्फ्लेशन इंच अप किया जा रहा होगा। और इसमें एक अपसाइड रिस्क मेंशन करी गई है कि सप्लाई चेन के डिस्ट्रप्शंस के आइडिया नहीं कहां तक कितनी और दिक्कतें बढ़ेंगी, मॉनसून की अनिश्चितताएं होंगी, एल नीनो का इंपैक्ट फूड प्राइसेस पे होगा। ये सब इन एस्टिमेट्स के लिए अपसाइड रिस्क के तौर पे आप देखिए। दूसरा, जैसे अभी लक्ष्मण बहुत सारी डिटेलिंग मेंशन कर रहे थे, दरअसल वो स्लू ऑफ कैपिटल मेजर्स जो हैं फ्लो के, वो आरबीआई ने अनाउंस करे। जो एफएआर फुल्ली एक्सेसिबल रूट्स जो सिक्योरिटीज यूनिवर्स का है, उसको दायरे को एक्सपैंड करना, एफपीआई के कंसंट्रेशन नॉर्म्स को ईज करना, यानी कि वो जो माइक्रो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था उसको ईज कर देना, एनआरआई ओसीआई इक्विटी इन्वेस्टमेंट लिमिट्स को बढ़ाना, इवन कंसेशनल फॉरेक्स स्वैप फैसिलिटी सीपीएससीज के लिए खोलना, ये सब कदम उठाए गए। और आर्ग्यूबली सबसे एग्रेसिव मार्केट ओपनिंग पैकेज है केंद्र सरकार और आरबीआई का मिला के, जो आपने आज देखा। जी आशीष, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया आपने हमारी आज की क्रेडिट पॉलिसी को। लेकिन उसका बाजार पे क्या इम्पैक्ट रहा, तो हफ्ते का आखिरी दिन था बाजार के लिए, लेकिन बाजार सीमित दायरे में ही रहा। ऐसा लगा कि बाजार ये सारी खबरें थोड़ी एंटिसिपेट करके ऑलरेडी चल रहा था। उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स निफ्टी हल्की गिरावट पर बंद हुए। सेक्टर की बातें करें तो पीएसयू बैंक, रियल्टी और फार्मा शेयर में हल्की खरीदारी दिखी, लेकिन मेटल इंडेक्स करीब 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। तो बाजार में ओवरऑल कारोबार कैसा रहा है, जान लेते हैं अपनी सहयोगी रक्षा रावत से। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन यूं के लिए जी मॉनेटरी पॉलिसी का काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन, काफ़ी गुड न्यूज़ आई। सरकार और आरबीआई ने विदेशी निवेशकों के लिए बड़ी राहत दी। सरकारी सिक्योरिटीज़ में निवेश पर जो ब्याज और कैपिटल गेन टैक्स है उसको हटा दिया गया। साथ ही एफपीआई निवेश पर भी बड़ी राहत मिली। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पर रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया और पॉलिसी का रुख भी न्यूट्रल रखा गया। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के बाद यहाँ पर बाजार में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली देखने को मिली। और निफ्टी की बात करें तो 50 अंकों की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। निफ्टी बैंक में
निचले स्तरों से रिकवरी आए और यहाँ पर करीब करीब 200 अंकों की मजबूती देखने को मिली। मिड कैप में 200 अंकों की गिरावट देखने को मिली और स्मॉल कैप ने एक फ्लैट क्लोजिंग दी। सेक्टोरियल पिक्चर की बात करें तो यहाँ पर आज के लूजर्स में शामिल है निफ्टी मेटल इंडेक्स, कैपिटल मार्केट शेयर्स, आईटी इंडेक्स, ऑयल एंड गैस, एनर्जी और कैपिटल गुड शेयर्स। अगर आज के गेनर्स की बात की जाए तो यहाँ पर पीएसयू बैंक, रियल्टी, फार्मा, एफएमसीजी, फाइनेंशियल, ये सारे पैक थे जहां से खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी 50 लूजर्स की बात करें तो यहाँ पर हिंडाल्को मेटल पैक से, आईटी पैक से, विप्रो बायबैक था, आज उसकी रिकॉर्ड डेट थी तो वहां से क्लियरली प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। ट्रेंट में भी गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा कोल इंडिया, टीसीएस और टाटा स्टील जैसे काउंटर थे जिन्होंने निफ्टी को डिसअपॉइंट किया। आज के गेनर्स की बात की जाए तो यहाँ पर अदानी इंटरप्राइजेज, HUL, अदानी पोर्ट्स, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस और मैक्स हेल्थ केयर जैसे काउंटर थे जहां पर क्लियरली गेन्स देखने को मिले। अगर आज के लूजर्स की बात करें तो यहाँ पर कैपिटल मार्केट शेयरों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली और उसके अलावा मेटल पैक था जहां पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला। तो ये था आज के बाजार का पूरा हाल। तो बाजार पे अभी हम चर्चा और ज्यादा करेंगे कि फाइनली ये जो सारी चीजें की जा रही हैं इसका बाजार पर क्या इम्पैक्ट होगा, इनफैक्ट इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होगा, FIIs पर सरकार ने जो एक्शन लिया है और सारे जो अनाउंसमेंट आए हैं, फिर GDP के नंबर सब मिला लें तो क्या होने जा रहा है। तो FIIs पर बड़ा कदम, इकोनॉमी को दम। आज का आवाज अड्डा स्पेशल 757 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। AI बनाने वाली कंपनी एंथ्रोपिक ने चेतावनी दी है। कंपनी का कहना है कि AI जल्द खुद को बेहतर बनाने में सक्षम हो सकता है, जो कि बड़ा खतरा साबित हो सकता है। क्या कहा एंथ्रोपिक ने, बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। दुनिया की नंबर 1 AI कंपनी एंथ्रोपिक, अब इसी को AI से डर लगने लग गया। डर इस बात का है कि AI के अंदर अब ऐसी कैपेबिलिटीज निकल कर आ गई हैं जहां पर वो अपने आप को एनहांस कर सकता है, फीचर्स ऐड कर सकता है और आगे जाके इसके दुष्परिणाम भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और इस स्थिति के लिए ज़्यादा लंबा समय नहीं है। एंथ्रोपिक कह रहा है कि अगले 2 साल के अंदर ही आप देखें तो स्थिति बन सकती है जहां पर AI का जो थ्रेट है, आप तो सिर्फ यही सोच रहे होंगे कि AI आपकी नौकरी ले लेगा, नहीं, इसके जो इम्पैक्ट है कहीं ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और अगले 2 साल में ऐसा माना जा रहा है कि AI के अंदर ऐसी पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी कि ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना, किसी भी व्यक्ति की निगरानी के बिना AI अपने आप को और सक्षम बना सकता है और फीचर्स ऐड कर सकता है। तो इसके परिणाम ना कि सिर्फ नौकरियों पर देखने को मिल सकते हैं, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को भी इसका एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बड़े पैमाने इस चीज़ के आप समझ के देखिए, AI अगर अपने आप में नए फीचर्स ऐड कर रहा है और इसका ह्यूमंस के पास कोई कंट्रोल नहीं होगा तो हो सकता है कि आगे जाके समाज है, कानून है, अर्थव्यवस्था है, सब पर असर ये देखने को मिल सकता है। अब बड़ी दिक्कत की बात यह है कि दुनिया भर की जो AI कंपनीज हैं एक दौड़ में लगी हुई हैं कि किसका AI सबसे बेहतर हो। ऐसे में जब एंथ्रोपिक की तरफ से चेतावनी आ रही है तब ये बात सोचनी पड़ेगी कि क्या अब वक्त आ गया कि AI की जो ग्रोथ है इसे थोड़ा सा धीमा किया जाए, इसके ऊपर कोई रेगुलेशन लगाया जाए या फिर रोका जाए इस ग्रोथ को। अब दिक्कत की बात यह भी है कि आपकी और मेरी ज़िंदगी में AI अब इतना ज़्यादा घुस चुका है कि क्या हम तैयार हैं AI की इस ग्रोथ को धीमा करने के लिए? देश भर में पेट्रोल में 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग के बाद सरकार अब 25% ब्लेंडिंग की दिशा में काम कर रही है। PMO में एडवाइजर तरुण कपूर का कहना है कि सरकार 25% ब्लेंडिंग तक जाना चाहती है। उसके बाद ब्लेंडेड पेट्रोल के बारे में तमाम चिंताओं के दूर होने का इंतजार किया जाएगा। Though there are complaints, some people keep saying that the older vehicles are finding it difficult. There are technical problems. We are at E20 now, and we've not gone beyond E20 because we want this whole thing to stabilize a bit. Ultimately, I think we should go to E25, then put a full stop, and then move towards flexi-fuel, and then simultaneously, separately sell or make available E100 or E85 or whatever. I think we'll call it E100 only. ऑटोमोबाइल टेस्टिंग एजेंसी ARAI पुरानी गाड़ियों पर 25% ब्लेंडिंग के असर की जांच कर रही है। ARAI के डायरेक्टर रेजी मिथाई से हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने बातचीत की।
So this study will normally take around 4 to 6 months. The initial part, the durability, 1 साल तक चलने का chances है. तो interim results we may give within 4 to 6 months. अभी 6 months लेके चलेंगे. Final results may come after 1 year because of various mileage accumulation जो करना है, 50,000, 1 लाख किलोमीटर, all that. फ्लैक्स फ्यूल वाली गाड़ियां और बाइक्स अब लॉन्च हो चुकी हैं। फ्लैक्स फ्यूल पर भी काफ़ी बातचीत हो ही रही है। सरकार फ्लैक्स फ्यूल स्टेशन बनाने के अभियान पर भी है। तो क्या फ्लैक्स फ्यूल गाड़ियां खरीदनी चाहिए या यही फ्यूचर की गाड़ियां हैं? जानने के लिए देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा। फ्लैक्स फ्यूल पैसा वसूल 5:57 पर हमारे साथ।